Bismillahirrahmanirrahim. Today, students, I am going to discuss the next rules. It is your lecture 2. ये आपका lecture 2 है और ये lecture 2E9 है. ठीक है जी. पैरेललिज्म ऑफ स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करते हैं आइदर और में, नाइदर नॉर में, नॉट ओनली बट ऑल्सो में और इसके अलावा मोर देन में पैरेलल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं. अब मैंने ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर करवाने का जो फैसला किया है वो ये है कि व्हेन वी टॉक ऑफ पैरेललिज्म रिगार्डिंग योर वर्ब, तो वो क्या होना चाहिए. आइदर के बाद इफ देयर इज इंडेफिनिट मूड ऑफ वर्ब, तो फिर इसका मतलब कि और के बाद भी आपका इंडेफिनिट मूड ऑफ वर्ब आना चाहिए. यहाँ पे अगर आप रीडिंग लिखते या रेड लिखते या कोई फॉर्म भी लिखते वो गलत होती. सेम इज द केस विद नाइदर नॉर. नाइदर के बाद इफ यू हैव रिटन प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो सेम शुड बी रिटन आफ्टर नॉर. आपका जो टू रीड है इट वुड हैव बीन रॉन्ग. नाउ वी कम टू नॉट ओनली. अब आप देखें नॉट ओनली के बाद मैंने लिखा है टू ड्राइव, तो इसका मतलब यह है कि बट आल्सो के बाद भी क्या लिखा है, टू सिंग. ही लाइक्स नॉट ओनली टू ड्राइव फास्ट बट आल्सो टू सिंग अलाउड. और मैंने ये एडवर्ब लिखा था यहाँ पर, तो अलाउड भी मैंने यहाँ पर एक एडवर्ब लिख दिया. इसी तरह मोर देन है. मोर देन से पहले आपकी अगर आईएनजी फॉर्म है तो मोर देन के बाद भी आईएनजी फॉर्म. ही लाइक्स रीडिंग मोर देन राइटिंग, या अगर आप टू रीड लिखना चाहें तो फिर मोर देन के बाद टू लिखें. तो वर्ब के हवाले से आपकी ये पैरेललिज्म की मिस्टेक्स जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं. अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपका जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पूछा जा सकता है. फॉर और सिंस आपको गाइड कर देते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. हैज बीन के साथ आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे. और एक बात याद रखना है कि ये जो हैज बीन के बाद आपकी आईएनजी फॉर्म होती है, असल में ये जेरेंड होता है. ठीक है ना, वर्बल नाउन होता है, या इसकी जगह पे कोई भी आपका नाउन आ सकता है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है. ही हैज बीन इल सिंस मॉर्निंग. स्टेट है बीमार होने की, इल नाउन आ गया. यहाँ पे वर्किंग वर्ब आ गया. फॉर और सिंस की वजह से आपने ये फैसला किया. लेकिन अगर ये वर्ब ऑफ सेंस, स्टेट, माइंड आ जाए तो फिर कंटिन्यूअस खत्म हो जाएगा. सिंपल आप परफेक्ट रहने देंगे. ठीक है ना. ही हैज नॉट सीन यू, वर्ब ऑफ सेंस. ठीक है ना, ये सेंस के हवाले से है. ही हैज नॉट सीन यू फॉर 2 hours. इट हैज स्मेल्ट बैड. इट हैज स्मेल्ट बैड. अब यहां पर अब ये भी वर्ब ऑफ सेंस आ गया. ठीक है ना. I have thought good about him. I have thought good about him. मैंने उसके बारे में अच्छा सोचा है. Since my childhood, तो verb of mind जो है ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है. It is verb of mind. Red से लिख देते हैं ताकि पैरेललिज्म बरकरार रहे. तो ये verb of mind है. तो कहने का मतलब ये है कि जो verb of sense हैं, जब आप उनको since या for के साथ लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये since और for वाला फिक्र आपने लिखा है, तो फिर आप आईएनजी फॉर्म ना यूज किया करें. जब वर्ब ऑफ सेंस, माइंड और स्टेट जो है वो उनके साथ फॉर या सेंस वाली बात आ जाए तो फिर आप उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तौर पे ना यूज किया करें. जस्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो आप यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कि एवरी हेल्पिंग वर्ब हैज इट्स मेन वर्ब. कोई भी हेल्पिंग वर्ब अपने मेन वर्ब के बगैर नहीं होता इफ देयर इज द चेंज ऑफ टेंस. अगर टेंस चेंज है, मिसाल के तौर पे अब यहां पे अगर आप देखें, he has never and will never help you. This is future, this is present perfect. अब present perfect डिमांड करेगा कि उसका वर्ब आप लगाएं he has never helped and will never help you. ना उसने तुम्हारी मदद की है, ना वो तुम्हारी मदद करेगा. हाँ, अगर एक ही एक्शन होता, एक ही टाइम होता, तो फिर आप लिख सकते थे कि he has guided and has helped me. अब चूंकि अब आपका टेंस सेम है, परफेक्ट टेंस है, इसके अंदर दोबारा से आपको जरूरत नहीं हैज लिखने की, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, एक ही टेंस है, उसमें यही हैज गाइडेड के लिए यूज कर लेंगे और यही हैज आप हेल्प के लिए यूज कर लेंगे. इसके अंदर देयर इज नो नीड फॉर द रेपिटेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब. आगे आ जाते हैं हमारे सब्जंक्टिव केसेस.
ठीक है ना, अनरियल पास्ट या सब्जंक्टिव केसेस है, एज इफ का इस्तेमाल सिंपल कह रहे हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, वन इज एक्शन एंड अदर इज स्टेट। जब हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन में एज इफ से पहले अगर आपका प्रेजेंट है तो एज इफ के बाद सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, एज इफ से पहले अगर आपका पास्ट है तो फिर एज इफ के बाद आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। एग्जांपल, ही स्पीक्स, ठीक है ना, वो बोलता है, ठीक है ना, ही स्पीक्स, वो बोलता है। एज इफ ही वांटेड टू कन्विंस अस, जैसा कि वो हमें कायल करना चाहता हो, जैसा कि वो हमें कायल करना चाहता हो। अगर इसको आप कहेंगे कि वो बोला, ही स्पोक, जैसे कि वो हमें कायल करना चाहता था, एज इफ ही हैड वांटेड टू कन्विंस अस, तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है। ये था एक्शन के लिए। स्टेट के लिए क्या होगा कि यहाँ पे जो वर है वो बेटे आपका हो का मतलब देगा और हैड बीन जो है वो आपका होता का मतलब देगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, प्रेजेंट है, आपने वर ही यूज करना है। इसके अंदर आप यहाँ पे आर यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। आर भी गलत होगा, एम भी गलत होगा, इज भी गलत होगा और आपका जो वॉज है वो भी गलत होगा, यानी कि इज, एम आर और वॉज जो है ये गलत होंगे। आपने सिर्फ वर यूज करना और ये हो का मतलब देगा। सब्जंक्टिव केस है जिसको अनरियल पास्ट कहते हैं। लिहाजा अगर पहले आपके पास प्रेजेंट हो तो आप वर यूज करेंगे, अगर पहले पास्ट हो तो आप हैड बीन यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे, ही बिहेव्स, वो ऐसा रवैया इख्तियार करता है एज इफ ही वर ए स्कॉलर, कि जैसे वो स्कॉलर हो। लेकिन अगर आपने बिहेव लिखा, उसने ऐसा रवैया इख्तियार किया, ही बिहेव एज इफ ही हैड बीन ए स्कॉलर, कि जैसे वो कोई बड़ा पढ़ा लिखा शख्स था। तो ये स्टेट के लिए आप इस्तेमाल इसको करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि कंफ्यूजन जो है बिटवीन द यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, कि कहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करें, और दूसरी कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज करें। दिस इज द कंफ्यूजन। अब सिंपल सी बात, एक बात आप याद रखें कि अगर कोई काम माजी में शुरू हुआ, माजी में खत्म हो गया, तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। यहाँ पे आपका जो हैज पास्ट है ये गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत होगा? कि उसने एक काम किया और वो मुकम्मल हो गया माजी में। अगर कोई काम माजी से शुरू होके प्रेजेंट में खत्म हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिर डिमांड करेगा कि उसके साथ कोई एडवर्ब हो। वो नीचे मैंने लिखा हुआ है, वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि आपको गाइड करते हैं कि आपने हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज करना है। एग्जांपल आपके सामने है, हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी आपका पास्ट आ जाए, बेशक वो सेंचुरी तक की बात हो, तो आप ये वाले एडवर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि ही मेट मी लास्ट नाइट, ठीक है जी। सिंपल आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ही मेट अस 2 years ago, और ये इसमें जो है वो डिफाइंड टाइम होता है। क्या होता है? डिफाइंड टाइम, यानी कि एक लिमिट होती है। ही मेट मी 2 years ago, he met me 2 years ago, 2 years ago, कि मुझसे वो 2 साल पहले मिला। अब आ जाते हैं कि हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे इस्तेमाल करें, वेयर शुड वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके लिए जाहिर बात है कि आपको एक जमाना देना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो अपने साथ कोई ना कोई एडवर्बियल क्लॉज जरूर डिमांड करता है, तब आपकी बात मुकम्मल होती है। ये बात हमारे पास वर्ब ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क इन दिस ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंप्लीट बयान करता है कि माजी से आपने काम शुरू किया और प्रेजेंट में आके खत्म हुआ। जब आप कंप्लीट की बात करते हैं तो इसका मतलब वो पहले शुरू हुआ और फिर उसको मुकम्मल किया। लेकिन उसके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट ही ज्यादा बेहतर है। परफेक्ट को यूज करने के लिए एक बात याद रखें, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है या वो फ्यूचर परफेक्ट है, उसके साथ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि बिफोर और व्हेन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, उसने अपना काम जो था वो मुकम्मल कर लिया। बिफोर हिज बॉस कम्स, बिफोर हिज बॉस कम्स, कि इससे पहले कि उसका बॉस आता, ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क बिफोर हिज बॉस comes। उसके बाद we shall have reached the station before the train arrives। We shall have reached the station before the train arrives। We shall have reached the station before the train arrives। अगर past perfect हो
सिंपल वो जो आपका बचपन का फिक्रा है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। दोबारा से सुन लें कि कोशिश किया करें, और होता भी ऐसा ही है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट की, वो हमेशा किसी ना किसी एडवर्ब के साथ कंडीशनड होती है। वो एडवर्ब भी हो सकता है या कोई एडवर्बियल फ्रेज क्लॉज भी हो सकती है, जिस तरह की कोई ना कोई एडवर्ब है, जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। मैं लिख देता हूं इधर कि जब भी आपके पास जस्ट का वर्ड आ जाए, येट का वर्ड आ जाए, ठीक है, आप सिंपल परफेक्ट टेंस जो है वो यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो है, तो ये आप परफेक्ट टेंस है। ही हैज जस्ट कम, वो अभी अभी आया है, तो ये जस्ट आपको गाइड कर रहा है कि कोई काम माजी में शुरू हुआ था और अब आके वो प्रेजेंट में खत्म हुआ है। आप कहेंगे ही जस्ट हैज कम। आई रिपीट कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपने यूज किया या फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपने मेन क्लॉज में अगर यूज किया, तो जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है विच इज एन एडवर्बियल क्लॉज सो फार एज फंक्शन इज कंसर्न्ड, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अगर आपकी मेन क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि एक एडवर्बियल क्लॉज के तौर पे फंक्शन कर रही है, वो आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी। और फिक्रा आपके सामने, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और ये हैकनीड किस्म के घिसे पिटे फिक्रे जो हैं रूल्स में बयान करने का मकसद ये होता है कि आप इनसे पहले ही वेल अवेयर होते हैं, और ये फिर आपकी माजी की जो यादें होती हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई रूल याद रहता है। अदरवाइज सम न्यू सेंटेंसेस कैन आल्सो बी मेड, लेकिन जस्ट टू मेक यू रिमेंबर योर पास्ट, और ये कि एम्बेडेड हो जाएं ये रूल्स आपके जहन में, इसलिए हम फिर कोई कॉमन रेगुलर फिक्रे जो हैं रूल्स के साथ जो है वो आपको बयान कर देते हैं। बाकी इनको सीखने के बाद यू कैन यूज एज यू लाइक, जहां जहां आपके कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायर्ड है वैसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब हैं कि वर्ब के बाद जो वर्ब आए, यहां पे जो सबसे पहले आपके वर्ब हैं ऐसे वर्ब जो पर्पस ओरिएंटेड है, जिनके एक्शन के अंदर कोई ना कोई मकसद शामिल हो, उनके बाद आपने हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करना। मिसाल के तौर पे ये वर्ब कौन कौन से हैं? प्लान, एक्सपेक्ट, फेल, होप, इंटेंड, लर्न, प्रॉमिस, लव, ट्राई, कॉन्सेंट, अग्री, वांट, रिफ्यूज। इनके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी, क्योंकि ये पर्पस बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लान, उसने कोई मंसूबा बनाया, मंसूबे का कोई मकसद है, ठीक है ना, वो क्या है? टू गो अब्रॉड, गोइंग गलत होगा। आई एक्सपेक्ट टू मीट हिम टुडे, ठीक है ना, तवक्को करते हैं, तवक्को करने में कोई मकसद है। ही अग्रीड टू एक्सेप्ट माई टर्म्स, ही ट्राइड टू पास द एग्जाम, आई वॉन्ट टू नो द रियलिटी। लेकिन इसके बरक्स जो हैं कुछ ऐसे हमारे पास वर्ब्स हैं, बेसिकली ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, और कुछ फ्रेजेस हैं, यानी कि यहां से जो है आपकी फ्रेजेस स्टार्ट हो जाती हैं, यहां से लेके यहां तक कुछ फ्रेजेस हैं, आमतौर पर ये प्रेपोजिशन फ्रेजेस कहलाती हैं, ठीक है। उनके अंदर आप देखें कि ऐसे वर्ब हैं जो ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, बेसिकली ये सारे के सारे जो हैं दे आर द ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब का मसला ये होता है कि उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपनी ट्रांजिटिविटी की सेटिस्फेक्शन के लिए। तो एंजॉय, एडमिट, डिनाई, एप्रिशिएट, रेग्रेट, अवॉइड, हेल्प, कंसिडर, स्टॉप, इस तरह के वर्ब एंड मेनी मोर। और इसके अलावा आपकी जितनी भी ये कुछ प्रेपोजिशन फ्रेजेस हैं, look forward to, with a view to, in addition to, accustomed to, be used to, do not mind and object to, इस तरह के आपके जितने भी वर्ब हैं और उनके साथ आप ing फॉर्म लगाएंगे। और इनके बाद जो ing फॉर्म है वो दर हकीकत वर्ब नहीं होता, वो एक जेरंड होता है जिसको हम वर्बल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, he is addicted to smoking, यानी कि स्मोकिंग का यहाँ पर मतलब क्या होगा? तंबाकू नोशी, तंबाकू नोशी, सिगरेट पीने की जो आदत होती है, ठीक है ना। ही इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, यहां पर वर्किंग हार्ड मेहनत के मायने देगा। ही डिनाइड एक्सेप्टिंग हिज स्टेटमेंट, अपनी जो दिया गया बयान था उसे कबूल करने से उसने इनकार किया। आई अवॉइड मीटिंग हिम, मैं उससे मिलने से अवॉइड करता हूं। ही एंजॉयज ड्राइविंग फास्ट। तो यहां पर आने वाले आपके जितने भी वर्ब हैं जो कि आईएनजी फॉर्म में हैं, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर में तो वर्ब हैं, लेकिन फंक्शन के लिहाज से हम उनको क्या बोलते हैं? जेरंड बोलते हैं, ये वर्बल नाउन बोलते हैं। एंड हियर दे फंक्शन एज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे जो है वो काम करते हैं। तो लिहाजा ये पर्पस ओरिएंटेड है जो कि पर्पस को शो करते हैं, और इस तरफ जो आपके वर्ब हैं ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, और ट्रांसिटिविटी जो है वर्ब की उसको सेटिस्फाई करते हैं। और इनमें से आप किसी भी नाउन वर्ब के बाद
आप कोई नाउन लगाएं या प्रोनाउन लगाएं तो आपकी सेंटेंस को बामतलब एक सेंटेंस बन जाएगा, उसका मतलब खराब नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसे कनेक्टर्स हैं कि जिनके बाद हमें सर्टन वर्ब यूज करना है। उनमें सबसे पहले एज लॉन्ग एज, व्हाइल। एज लॉन्ग एज और व्हाइल को हम यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, कि एक खास दौरानिये के अंदर कोई काम रूनुमा होता है, जबकि अनटिल जो है वो टाइम को, अनलेस जो है वो कंडीशन को बयान करता है। ठीक, एज लॉन्ग एज के बाद क्लॉज यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, एज लॉन्ग एज यू रिमेन इन द ऑफिस यू कैन नॉट टेक रेस्ट, कि जब तक तुम दफ्तर में हो आराम नहीं कर सकते। व्हाइल के बाद आप फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। व्हाइल के बाद फ्रेज उस वक्त यूज करेंगे व्हेन वन सब्जेक्ट परफॉर्म्स टू एक्शन, ठीक है, आर बोथ एक्शंस आर सिचुएशंस आर रिलेटेड टू वन एक्शन। क्लॉज उस वक्त यूज करेंगे व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स एंड दे हैव टू एक्शंस बट बोथ एक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। मिसाल के तौर पे, व्हाइल इन ऑफिस यू कैन नॉट टेक रेस्ट, कि जब तक तुम दफ्तर में हो तुम आराम जो है वो नहीं कर सकते। ये भी कह सकते हो कि व्हाइल राइटिंग ही वॉज वीपिंग, व्हाइल राइटिंग ही वॉज वीपिंग। तो इसका मतलब ये है कि अब यहां पर आपको दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है कि व्हाइल ही वॉज राइटिंग ही वॉज वीपिंग, चूंकि ही के दोनों एक्शन हैं और दोनों एक्शन इकट्ठे रूनुमा हो रहे हैं, एक काम के दौरान दूसरा काम हो रहा है, तो आप व्हाइल के बाद जस्ट जो है आईएनजी फॉर्म लगा दें। अंडरस्टूड होगा कि ही इज राइटिंग एंड ही इज वीपिंग। लेकिन व्हाइल के बाद हम जब एक सेंटेंस लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर देयर आर टू सेपरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है, देयर आर टू सेपरेट सब्जेक्ट्स एंड दे कैरी टू सेपरेट एक्शंस, कि व्हाइल ही वाज ड्राइविंग हिज वाइफ वाज स्लीपिंग। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस था व्हाइल के हवाले से। लेकिन एज लॉन्ग एज के बाद जो है आप क्लॉज यूज करेंगे। अनटिल, जैसा कि मैंने बताया, टाइम कंडीशन के लिए यूज होता है कि यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अनटिल यू आर 3 years and 10। आपकी फर्स्ट ईयर की किताब क्लियरिंग इन द स्काई में से ये स्टेटमेंट है। अनलेस शर्त के लिए कि एक काम का होना दूसरे काम के साथ मशरूत है। आई कुड नॉट होल्ड माई फीट अनलेस आई ब्रेस्ट माई सेल्फ। उसके बाद हमारे पास कुछ क्लॉज मार्कर्स हैं। ये क्लॉज मार्कर जो हैं दे मेक डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, और इन क्लॉज मार्कर्स के बाद दो टेंस ममनुआ हैं, फ्यूचर और परफेक्ट। दो टेंस आप कभी नहीं यूज कर सकते, और जो दो टेंस आप यूज कर सकते हैं वो आपके इंडेफिनिट हैं, यानी कि प्रेजेंट या पास्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट या पास्ट इनडेफिनिट टेंस आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली फंक्शन करते हैं एडवर्बियल क्लॉजेस के तौर पे, और ये किसी न किसी टेंस के साथ मशरूत होंगी। अब यहां पर आप देखें कि व्हाइल ही इज इन ऑफिस नो वन विल लीव। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि व्हाइल के बाद आप क्लॉज उस वक्त यूज करते हैं व्हेन देयर आर टू सेपरेट सब्जेक्ट्स एंड दे परफॉर्म टू सेपरेट एक्शन। यहां पर स्टेट है, यहां पर एक्शन है, लेकिन दो अलग अलग जो है वो सिचुएशंस हैं। एज फार एज आई थिंक दे विल नॉट कम, जहां तक मैं सोचता हूं वो नहीं आएंगे। अनलेस यू वर्क यू कैन नॉट अर्न, जब तक तुम काम नहीं करते तुम नहीं कमा सकते। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक कंडीशन है। इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड, और इस तरह टिल आई कम स्टे हियर। तो ये जो क्लॉज मार्कर हैं ये हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे, और इस तरह आप कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी कि ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेस। शुरू में इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, और फिर कॉमा के बाद आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो ये क्लॉज मार्कर्स जो मैंने आपके सामने मेंशन किया, आई होप यू कैन रीड, व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, टिल, बिफोर, अनटिल, अनलेस, इफ, बिफोर, एज लॉन्ग एज, दो दफा हो गया, एज फार एज, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड असल में इफ का मतलब देता है, प्रोवाइडेड इज इक्वल टू इफ का मतलब देता है। इनके बाद यू आर नॉट सपोज टू यूज फ्यूचर एंड परफेक्ट, सिर्फ दो ही आपके टेंस पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो यूज किए जाते हैं। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ एक्सप्रेशंस हैं कि जब भी डाउट दैट आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, डाउट वेदर हो तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट डाउट दैट ही विल सक्सीड, ठीक है ना। तो अब यहां पर देख लें कि नेगेटिव सेंटेंस है। डाउट वेदर पॉजिटिव में, आई डाउट वेदर द न्यूज इज ट्रू। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद ये है
कि दैट क्लॉज एज ऑब्जेक्ट आपने इस्तेमाल करनी है। जब हम दैट क्लॉज एज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि इसके अंदर बेयर इन्फिनिटिव यानी कि टू के साथ वर्ब नहीं बल्कि वर्ब बगैर टू के आएगा। ये कुछ वर्ब्स हैं, इनके दो स्टेटमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ही proposed that I go there। He proposed that I go there। इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, propose जो है वो वर्ब है और पूरी दैट क्लॉज एज ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे आप वेंट नहीं लिखेंगे कि जी पैरेलल स्ट्रक्चर में कि पहले पास्ट है तो बाद में करेंगे। नो, इट इज नॉट। आई एडवाइज हिम। अच्छा, एक और है आई एडवाइज्ड। इसी तरह अगर आप लिखते हैं आई एडवाइज दैट शी शुड नॉट वेस्ट टाइम, शी शुड नॉट वेस्ट टाइम, गलत हो जाएगा। हम यहां पे शुड नहीं लिखेंगे, आई एडवाइज दैट शी नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि यहां पर अब दैट क्लॉज किसके तौर पे है, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, तो यहां पे हम शुड नहीं यूज करेंगे। हाँ, शुड यूज हो सकता है अगर आप एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट लगा दें, यहां पे ऑब्जेक्ट लगा दें फिर शुड लगा दें। मिसाल के तौर पे आप लिखें आई एडवाइज्ड हर। अगर आप कहते हैं कि आई एडवाइज्ड हर, मैंने उसको नसीहत की, दैट शी शुड नॉट वेस्ट टाइम। अब ठीक है, दैट शी शुड नॉट वेस्ट टाइम, ठीक हो गया। अब चूंकि आपने हर लिखा था इसलिए अब आप शुड लिख सकते हैं। ऊपर जब आपने हर नहीं लिखा तो आप शुड भी नहीं लिख सकते। इस तरह आप इसको कहें ही प्रपोज्ड मी, फिर आप लिख लें दैट आई शुड गो देयर। जब आपने प्रपोज के बाद मी नहीं लिखा तो फिर आप आई के बाद शुड भी नहीं लिखेंगे। ये आपका सिंपल सेंटेंस होगा, मतलब ये आपका एक अदद सिंपल सेंटेंस होगा, जबकि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें दो क्लॉजेज हैं, इसमें एक ही क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एंड दैट शी नॉट वेस्ट टाइम ये उसका ऑब्जेक्ट है। इसी चीज को हम इन एक्सप्रेशंस के साथ भी चला सकते हैं, जैसे इट इज एसेंशियल, नेसेसरी, इंपेरेटिव, मैंडेटरी, इंटेग्रल, इनएविटेबल, ऑब्लिगेटरी, अनअवॉइडेबल। इनके बाद भी दैट क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और उसी फार्मूले को मैं इस जगह पर भी अप्लाई करूंगा। अब आप यहां पे देखें, जब आपने लिखा कि इट इज एसेंशियल फॉर हिम दैट शी शुड कम ऑन टाइम, इट इज एसेंशियल फॉर हिम दैट शी शुड कम ऑन टाइम, तो अब आपने एसेंशियल के बाद जब फॉर हिम लिखा तो आपने ये शुड भी लिख दिया। लेकिन जब आपने यहां पर एसेंशियल के बाद फॉर हिम नहीं लिखा तो यहां पर शुड भी जो है वो खत्म नहीं हुआ। दरहकीकत ये ग्राफिकली या फोनेटिकली गायब हुए हैं, लेकिन सिमेंटिकली मतलब के लिहाज से एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर हमने इनको क्या कर दिया, एलिप्टिकल वर्ड। क्या कर दिया, एलिप्टिकल। ये एलिप्टिकल आइटम है, इनको हमने एलिप्सिस कर दिया, मतलब के बोला नहीं, लिखा नहीं, लेकिन मतलब के लिहाज से दे एग्जिस्ट इन आवर माइंड। एक और देख लें, इट इज मैंडेटरी फॉर देम दैट दे शुड अबाइड बाय लॉ। बिल्कुल ठीक है कि जब आपने फॉर देम लिखा तो आपने उसके साथ शुड भी लिख दिया, लेकिन जब आपने मैंडेटरी के बाद फॉर देम नहीं लिखा तो फिर आपने शुड भी नहीं लिखा। तो सेम वे है कि ये आपकी जो है स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर अगर आपने ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन मेंशन किया तो शुड भी आएगा। दैट क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ आपने कम के साथ फिर यहाँ पे कोई एस, ई एस या कोई ईडी फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी। सेम इज द केस कि अबाइड के साथ भी आपने ईडी फॉर्म या विल, शेल वगैरह या एस ई एस जो है वो आपने यूज नहीं करनी, जस्ट आपने बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है। और एक बात आखिरी आज के लेक्चर की कि दैट क्लॉज आपकी जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकती है, और जब एक डिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट के तौर पे काम करे वो दैट से स्टार्ट हो सकती है, व्हाट से स्टार्ट हो सकती है, तो उसका वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। एग्जांपल छोटी सी, दैट क्लॉज एज सब्जेक्ट। अगला टॉपिक आपका कि जो दैट क्लॉज है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर सकती है एज सब्जेक्ट। इसका वर्ब हमेशा एसवी, एसवी से मुराद होता है सिंगुलर वर्ब रहेगा। मिसाल के तौर पे दैट दे आर गुड पीपल, दैट
दे आर गुड पीपल, कि वो अच्छे लोग हैं, दैट दे आर गुड पीपल, ये आपकी एक दैट क्लॉज है. इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. इट डज नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग अलोन. अब आपको इसके साथ दो काम करने पड़ेंगे. या तो आप प्रेडिकेट लगा दें, यानी कि वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगा दें, या इसके साथ एक और इंडिपेंडेंट सेंटेंस लगा दें, सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा. अगर आप प्रेडिकेट लगाएंगे तो ये एक सिंपल सेंटेंस होगा, और अगर आप इसके साथ एक और मुकम्मल सेंटेंस लगाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा. मिसाल के तौर पे, दैट दे आर गुड पीपल इज ए फैक्ट, ये एक हकीकत है. तो अब आप यहां पर देख लें कि ये पूरा जो रिटन इन रेड स्टेटमेंट है, ये जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज जो रेड कलर में है, ये आपकी किसके तौर पे काम कर रही है? ये एक अदद आपका सब्जेक्ट है. एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज प्रेडिकेट. और याद रखें कि ये आई कैचर के तौर पे है कि यहां पर पीपल आ गया तो आर आएगा नहीं. असल में वजह क्या है? रीजन ये है कि ये जो आपका सब्जेक्ट वर्ड था, इसका वर्ब है आर, तो ये जो दैट है इसका वर्ब क्या है? इज. इसलिए कहा जाता है कि जब भी दैट क्लॉज जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे काम करती है तो इसका वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है. सिंगुलर आने की वजह ये दैट है. तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे टोटल रूल्स वर्ब के हवाले से, जो कि कॉमनली आपसे पूछे जा सकते हैं. थोड़े से ज़रा ट्रिकी हैं, आपने इनको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है. प्रैक्टिस बुक से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्ट करें, ताकि आपकी आंखें और जहन जो है वो आदी हो जाएं कि एमसीक्यूज़ को कैसे डील करना है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपके साथ प्रैक्टिस बुक जो है उसको डिस्कस करूंगा. थैंक यू वेरी मच.